बच्चों, मी आहे तुमच्या केमिस्ट्री मास्टर टीचर मनीष सर और स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वी महाराष्ट्र पे। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, लास्ट टाइम जब हम लोग लाइव वीडियो कर रहे थे तो कुछ ग्लिच आ जाने की वजह से वीडियो बीच में ही स्टॉप हो गया था। बट कोई बात नहीं बच्चों, अभी इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है ताकि आप छोटे छोटे नन्हे नन्हे पार्ट में आप उसको अच्छे से देख सके। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो है, भले इस टॉपिक मैंने यहां पे क्या लिखा है, थर्मोडायनेमिक्स एंड सॉल्यूशन, जिसका टोटल वेटेज होता है हमारा 14 आउट ऑफ 14। और आज हम लोग जो है इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन, ताकि आपको वीडियो 2 पार्ट में मिले और छोटे छोटे पार्ट, मतलब सॉल्यूशन अगर मुझे इंटरेस्ट है सॉल्यूशंस के पीवाईक्यूज देखना है तो मैं सॉल्यूशन देख लूं, थर्मो का मुझे इंटरेस्ट है तो मैं थर्मो का देख लूं। ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन का देखने के बाद ही मुझे थर्मो का देखने मिले, राइट। इसलिए मैंने इसको अलग अलग चैप्टर के 2 पार्ट में कर दिया है। एक तो सॉल्यूशन रहेगा हमारा और दूसरा रहेगा थर्मोडायनामिक्स, तो ताकि आप एक पे फोकस कर सके अच्छे से, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहां पे दोनों टॉपिक अगर आपने कर लिया तो 14 आउट ऑफ 14 आपके मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन के पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है। तो अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज में बच्चों कि what is the concentration of dissolved oxygen at 50 degrees Celsius under 1 atm pressure if oxygen at 15 degrees Celsius have the partial pressure 0.14 atm और इसका हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है। मतलब बच्चों न्यूमेरिकल अगर आपका गिवन निकालने आ गया ना कोई भी न्यूमेरिकल में, तो समझो वहां पे आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कई सारे बच्चे क्या हो जाते हैं ना, गिवन ही नहीं निकाल पाते। बच्चों न्यूमेरिकल के 2 ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो गिवन, दूसरा फॉर्मूला। अगर आपको गिवन निकालने आ गया तो आप फॉर्मूला अगर आ गया, गिवन आ गया, दोनों को यूज करके सॉल्व कर लेना बच्चों। एक इंपॉर्टेंट टिप बच्चों, न्यूमेरिकल कोई भी रहे ना, आप उसको छोड़िए मत, कोई भी न्यूमेरिकल है उसको छोड़िए मत। एटलीस्ट भले ना आता हो लेकिन एटलीस्ट आप उसका फॉर्मूला लिख कर आइए और जब सॉल्व कर लो तो कंप्लीट होने के बाद उसका यूनिट, आंसर का यूनिट भी लिखिए बच्चों, इररिस्पेक्टिव्ह वेदर यू आर डूइंग इट रॉन्ग और राइट। म्हणजे तुमचा जर रॉन्ग झाला किंवा राइट झाला ते डजंट मैटर, इट ओनली मैटर्स कि यूनिट अगर आपने करेक्ट लिखा हुआ है और फॉर्मूला अगर आपको करेक्ट लिखा है तो आपको मार्क्स मिलना ही है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा बच्चों। तो एटलीस्ट उतना तो आप ध्यान दो। बाकी सोल्यूशन अगर आपने कर लिया तब तो कोणी तुम्हाला थांबवू शकतो नाही, कळलं का मित्रांनो। चला शुरू करूया। तो अब देखो बच्चों, यहां पे इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। तो मेरे पास गिवन है प्रेशर दैट इज 180 m, प्रेशर दिया हुआ है हमें 0.1480 m और KH की वैल्यू दी हुई है 1.3 इंटू 10⁻³ मोल पर dm क्यूब ATM इनवर्स, ठीक है। अब यहां पे हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, तो टू फाइंड क्या है हमारा सॉल्युबिलिटी। अब इसका सॉल्यूशन लगेगा तो अब सॉल्यूशन के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या डाल देंगे, फॉर्मूला। अब आप सबको पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर, आला की नाही आठवण, कोणता लॉ होता ते, हेनरीज लॉ। तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, बाय हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू KHP। बहुत ही इजी सा फॉर्मूला लगा देना है, काम हो जाएगा। तो अब देखिए S इक्वल टू KH की वैल्यू कितनी दी है 1.3 इंटू 10⁻³ प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है 0.14। अब 13 का टेबल पढ़ोगे या फिर 14 3 कितना हो गया हमारा 42, देन 14 1 जा 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। अब डेसिमल का पोजीशन यहां पे आ जाएगा तो 0.184 इंटू 10⁻³ और इसको अगर आप डेसिमल शिफ्ट करना चाहते हो तो बच्चों ये यूनिट क्या हो जाएगा इसका 1.82 इंटू 10⁻³ और सॉल्युबिलिटी आ गया हमारा। सॉल्युबिलिटी आने के बाद आप आंसर लिखना न भूले बच्चों, आंसर आपको यहां पे लिख देना है दैट सॉल्युबिलिटी की जगह यहां पे वर्ड क्या पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज
1.82 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। यूनिट लिखना ना भूले बच्चों। सॉल्युबिलिटी एंड इट इज नथिंग बट व्हाट, योर मोलैरिटी। मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है हमारा, मोल पर डीएम क्यूब। तो ये चीज ध्यान में रखना रहेगा बच्चों। अब इसका अगर मार्क्स का बात करूं तो आपने जो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले का मिल गया आपको हाफ मार्क्स। आंसर का जो यूनिट वाला पार्ट है इसका मिल गया आपको हाफ मार्क्स, और सोल्यूशन का मिल गया 1 मार्क। मतलब 2 मार्क तो यूं ही आ गया बच्चों। क्या ही करना था, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए था और काम हो गया। होता की नाही सिंपल? काय मित्रांनो, कळलं ना तुम्हाला? चला पुढे जाऊया। अब नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल यहां पे हमारा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज बोला है डिफाइन मोलैलिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बोलोगे सर मोलैलिटी किधर से आ गया, हमने तो फॉर्मूला वगैरह में किया हुआ है मोलैलिटी, बट अलग से तो ऐसा कुछ मोलैलिटी नहीं किया हुआ है। बच्चों फॉर्मूले में तो आया है ना। आपने जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया, आप कुछ भी अगर कर रहे थे तो हर एक्सप्रेशन में मेरा रिलेशन किससे था, मोलैलिटी से था। तो मोलैलिटी का तो आपको डेफिनेशन आ सकता है ना। तो व्हाट इज मोलैलिटी नहीं याद रहा तो फॉर्मूले से भी लिख सकते हो यार। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। राइट एवरीवन। तो अब इसी को यूज कर लेंगे यहां पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute present in 1 kg of solvent, present in 1 kg of solvent। तो अब यहां पे मोलैलिटी का अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसके हिसाब से इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, मोल पर केजी। मोल पर केजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब दूसरा आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ये ना कई बार पूछा है, ये कई बार पूछा है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। अब हमारा दूसरा पार्ट आ जाता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। नाम से हमें क्या लगता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब ये क्या सपोर्ट करेगा, हमारा ऑस्मोसिस। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब मैंने सॉल्यूशंस का रिकॉर्डिंग किया है वन शॉट, उसमें आप देख भी सकते हो कि मैंने वहां पे क्लियरली बताया कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है ना, हमारे ऑस्मोसिस को सपोर्ट नहीं करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, हमारे ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर कहां से आ रहा है, अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है जहां से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, वहां के सोल्यूट पार्टिकल बोलते हैं सॉल्वेंट आते रहता है, आते रहते हैं, आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है। आफ्टर सर्टेन टाइम बोलते हैं बस भावा आता जास्त झाला का, अब इससे ज्यादा ना हो पाएगा, इससे ज्यादा मत अंदर आइए। तो वहां पे सॉल्वेंट को क्या कर रहा है, सोल्यूट स्टॉप कर दे रहा है। ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, द प्रेशर exerted by the solute from the solution of higher concentration which stops the process of osmosis, which stops the process of osmosis, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो ये ध्यान में अपने को रखना रहेगा, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको लिखना है तो इसमें आप थोड़ा इंप्रेस करने के लिए इसका यूनिट भी लिख सकते हो, दैट यूनिट क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, हमारा पाई से तो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ATM और बार। दोनों ही यूनिट वैलिड है बच्चों, लेकिन स्टिल ऑप्शनल है क्योंकि ये 2 मार्क का आया है ना। तो अगर आपको यूनिट आया तो याद तो लिखिएगा, लेकिन अगर नहीं याद है ना बच्चों, रिस्क मत लीजिए, रिस्क मत लीजिए। बिकॉज इफ यू आर राइटिंग करेक्ट आंसर ना,
जो यूनिट वगैरह जो एक्स्ट्रा अगर आप लिख रहे हो, मतलब जो आपको जरूरत है वो तो लिखना ही है, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो मेक श्योर कि वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आपने रॉन्ग लिखा ना तो उसका मार्क्स तो था नहीं, लेकिन रॉन्ग लिखा उसका मार्क्स तो जरूर कट जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखना है बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग अगला वाला क्वेश्चन, दैट इज बोला है डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन द मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। तो इसमें हमारे पास अगर इसका बात करूंगा ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती से आ गया था, विच वॉज नॉट सपोज टू बी देयर इन द सिलेबस, विच वॉज नॉट सपोज टू बी देयर इन द सिलेबस। तो वो था नहीं, पहले के सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन जब से हमारा नया टेक्स्ट बुक आया है उसमें ये चीज नहीं था, लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक आ गया। इसलिए आपको एक हिंट देता हूं बच्चों, क्वेश्चन जब भी आप पेपर लेने जाओगे ना तो क्वेश्चन पेपर जिनके भी आंसर आते वो तो लिखिए आप लोग। जैसे मुझे उसमें 5 अटेम्प्ट करना, 2 अटेम्प्ट करना, 3 अटेम्प्ट करना, उसको तो लिखो ही। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन है, लाइक अभी आपको समझो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, तो आप 4 अटेम्प्ट करो, बाकी सब क्वेश्चन के ना नंबर बस डाल के आ जाओ, नंबर डाल के आ जाओ। नंबर डालने से क्या एडवांटेज मिलेगा ना कि आपका जो रॉन्ग मतलब क्वेश्चन अगर बाई चांस पेपर में जो रॉन्ग क्वेश्चन आ गया है ना तो उसका भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्यों? इफ यू आर पुटिंग द क्वेश्चन नंबर दैट मींस कि आपने ट्राई किया था उसे अटेम्प्ट करने के लिए। एक छोटा सा एक हैक है, ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आते हैं उसे तो लिखना ही है, जो नहीं आता है उनका सिर्फ नंबर। अब बोलोगे सर नंबर लिखने के बाद जगह छोड़, जरूरत नहीं है, 1-2 लाइन छोड़ दिया तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग पहला वाला पार्ट कर लेते हैं इसमें कि दैट डिराइव द रिलेशन बिटवीन द मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, द रिलेशन बिटवीन स्टार्ट होगा हमारा मोलैलिटी से, द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट and molality is given by क्या होता है हमारा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी एम। बट अगर आप बात करते हो मोलैलिटी का, तो मोलैलिटी क्या होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो देयरफॉर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू N2 अपॉन W1 इन केजी। बट मेरा ये N2 क्या होता है मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। तो इसके हिसाब से मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन केजी। ठीक है, तो अब अगर इसको मोलार मास के टर्म में लिखोगे तो सेम एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा के बी इंटू W2 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W1 इन केजी। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा मोलार मास का, एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा मोलार मास का। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को डाउट है क्या? तो ऐसा एकदम सिंपल सोपा सुंदर सा आंसर लिख देना है और मार्क्स लेके जाना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो स्टेट एंड एक्सप्लेन वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, उसको भी मैं लिख देता हूं यहां पे। तो अगर मैं बात करता हूं वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ का, वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, एक्चुअली ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन पूछा है तो इसको मैं कर देता हूं, एटलीस्ट आपको सीईटी में हेल्प तो कर देगा। ठीक है, अब वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ का बात करते हैं बच्चों, तो आपका जो ये वेंट ऑफ था ना साइंटिस्ट बड़ा ही शाना था। आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक, जिसमें आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ सब लॉ किए रहेंगे, राइट। तो अब वहां पे जो हम लोग प्रेशर यूज करते थे ना वो क्या था हमारा P। तो
उसी वक्त एक साइंटिस्ट था वेंटॉप, उसने बोला ये सब गैस के टर्म में है ना, अगर मैं सोल्यूशन के टर्म में बात करूंगा तो मेरा प्रेशर जो P है ना, इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो मेरा एक्सप्रेशन रहेगा ना बच्चों, जो मेरा एक्सप्रेशन रहेगा ना, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में आ जाएगा। मतलब जहां पे P था वहां पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो जो लॉ थे सब तो सेम ही रहेंगे, बस उसके आगे क्या आ जाएगा, वेंटॉप। पहले वो गैस लॉ था, बाद में क्या हो गया, सोल्यूशन के टर्म में हो गया। मतलब जैसे बॉयल्स लॉ था तो वेंटॉप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ था तो वेंटॉप चार्ल्स लॉ, वैसे ही एवोगैड्रो लॉ रहेगा तो क्या रहेगा, वेंटॉप एवोगैड्रो लॉ। तो जैसे वहां पे क्या था, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स, तो वहां पे गैस के टर्म में था, अब हमारा सोल्यूशन के टर्म में रहेगा। तो क्या रहेगा हमारा, वेंटॉप एवोगैड्रो, द लॉ स्टेट that volume of a solution is directly proportional to number of moles of solute। ये हो जाएगा क्या हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, तो V बाय N2 ये लिख सकते हो, या फिर आप इतना ही लिख के छोड़ दो यार। लेकिन कब होगा ये, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये भी ध्यान में अपने को रखना, ठीक है। बट एनीवेज ये आपको एग्जाम में है ही नहीं, तो इसका लोड भी क्यों लेना इतना, ठीक है। चलो बच्चों अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहां पे बोला है डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, डिराइव द रिलेशन बिटवीन, देखिए अभी फिर से पिछला वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए, डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन द मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ी देर पहले ही देखिए आया था, थोड़ी देर पहले, मतलब मार्च 2020 में है, और सेम क्वेश्चन मार्च 2021 में रिपीट हुआ, बस थोड़ा सा पार्टनर चेंज कर दिया, बाकी देखो क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा रिपीट हो गया। इसीलिए तो बोल रहा हूं बच्चों, PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टॉपिक जो है आपका 6 मार्क का है, टॉपिक इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 6 मार्क्स का है। अच्छा 6 मार्क्स मध्ये जर तुम्ही 2-3 मार्क्सचा क्वेश्चन रिपीट झाला आणि 2-3 मार्क्सचा क्वेश्चन तुम्ही करून गेलाय, भेटला की नाही बाबा 6 मार्क्स, हा किती सोपा आहे, कळलं ना। म्हणून PYQ इज व्हेरी इंपॉर्टंट, म्हणजे त्यामधून तुम्हाला श्योरिटी येते कि भाई ये तो क्वेश्चन आएगा ही, ये तो क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो अब बच्चों ये वाला पार्ट तो हमारा करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ क्रायोस्कोपिक का कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KF। अब जैसे आपको फिजिक्स वगैरह में होता है रेजिस्टेंस का डेफिनेशन, देन करंट का डेफिनेशन, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट वहां पे टीचर किसमें हैप्पी नहीं रहता, भाई रेजिस्टेंस नहीं पूछूंगा, आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट, रेजिस्टिविटी, म्हणजे जे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट असते ते लोक विचारतात। ऐसे ही बच्चों यहां पे जो KF पूछा है ये क्या है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसका एक्सप्रेशन जिसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाला है वहां से आएगा ना। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा TF एंड मोलैलिटी इज गिवन बाय, क्या होता है हमारा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू KFM। तो अब बच्चों यहां से अगर मैं M का बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा TF अपॉन KF, डेल्टा TF अपॉन KF। और अगर मैं ऐसे ही KF के टर्म में अगर लिखता हूं तो मेरा KF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन M। अब अगर आप बच्चों ध्यान देते हो तो ये एक्सप्रेशन ऐसे है, तो व्हेन M is equals to 1, when M equals to
1, तो मेरा जो के एफ रहेगा इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टी एफ। क्या हो जाएगा हमारा ये, डेल्टा टी एफ। एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कब, व्हेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलाल सॉल्यूशन, या फिर इसी को लिख सकते थे व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलो आगे जाते हैं बच्चों। अब यहां पे देखिए क्या बोला है हमें, व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट इफ पार्शियल प्रेशर, एक सेकेंड ना, ओके तो लॉगबुक, हाँ मिल गई। ओके, अब देखो बच्चों यहां पे हमें क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट इफ द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.822 ग्राम ऑफ इट in 0.3 dm cube of water has the osmotic pressure of 0.196 at 298 Kelvin। ठीक है, तो पहले जैसे न्यूमेरिकल में हमें गिवन लिख देना है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है W2 इक्वल्स टू 0.822 ग्राम। यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.3 dm क्यूब, प्रेशर दिया हुआ है 0.196 atm, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। ओके, तो अब यहां पे फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट म्हणजे काय विचारला आहे आपल्याला, M2 ची वैल्यू। तो जब आप सोल्यूशन करना चालू करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, W2 अपॉन M2 और RT। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है R के वैल्यू में। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि R की वैल्यू 8.314 ही ले लेते हैं, या R की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0.0821। तो बच्चों जो भी 0.0821 लेते हैं उनका ही आंसर करेक्ट आएगा। आप बोलोगे क्यों, क्यों मैंने 8.314 लिया तो क्यों नहीं करेक्ट आंसर आएगा। भाई ध्यान देना है, ये जो 8.314 है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल केल्विन मोल इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल केल्विन मोल इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, लीटर एटीएम मोल इनवर्स। इसलिए ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। किसको यूज करोगे आप लोग, R इक्वल टू 0.0821 को यूज करोगे। तो अब देखिए यहां पे जब मैं वैल्यू डाल देता हूं तो उसके पहले मैं शिफ्ट कर लेता हूं M2 को। M2 को जब मैं शिफ्ट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरा, यहां पे W2 हो गया, ये हो गया RT। जब मेरा M2 इधर पे जाएगा तो पाई मेरा इधर पे आएगा, ये हो गया 0.3। अब या चलो एक साथ में ही वैल्यू डालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, अब वैल्यू डाल दीजिए। मास ऑफ सोल्यूट जो दिया है इसको पहले ना, ये जो वैल्यू है ना, इनको थोड़ा पावर में रख के ना डेसिमल हटा लो, क्योंकि डेसिमल वाला ना बहुत जन को आता है नो डाउट, लेकिन बहुत जाने गड़बड़ कर देते हैं। तो गड़बड़ ना हो इसलिए क्या करेंगे, इसको डेसिमल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 8.22 इंटू 10⁻⁻1, एक ही शिफ्ट किया। इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁻⁻1, इसको ले लेते हैं हम लोग 196 के जगह क्या ले लो, 1.96 इंटू 10⁻⁻1। अब यहां पे जो R यूज करोगे ना, R को भी शिफ्ट कर लो। R की वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इसको भी लिख लीजिए 8.21 इंटू 10⁻⁻²।
अब वैल्यू यहां पे जब आप डालोगे बच्चों तो W2 की वैल्यू क्या हो गई 8.22 इंटू 10⁻⁻1, R की वैल्यू 8.21 इंटू 10⁻⁻2 और T की वैल्यू कितनी दी हुई है 298 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितना दिया है 1.96 इंटू 10⁻⁻1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 3 इंटू 10⁻⁻1। अब पहले कुछ पावर कट कर लेते हैं यहीं पे। अब अगर आप ध्यान देते तो इनका पावर ये दोनों से ही मैं सीधा उड़ा देता हूं, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा फाइनली 8.22 इंटू 8.21 इंटू 298 इंटू 10⁻⁻1, डेसिमल ना भूलें, डिवाइडेड बाय इसको अपन ना इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ना 3 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर, ताकि टेंशन ही खत्म है। 3 6 जा कितना हो गया 18, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28 और 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 5। अब यहां पे यूज करेंगे क्या अपन एंटी लॉग ब्रैकेट में log टू द बेस 10 8.22 प्लस log टू द बेस 10 8.21 प्लस log टू द बेस 10 298 माइनस log टू द बेस 10 5.88 इंटू 10⁻⁻1। तो अब यहां पे एंटी लॉग और इनकी लॉग की वैल्यू डाल लो। अब 8.22 का जब लॉग की वैल्यू डालोगे तो ये ऐसा ही लॉग बुक रहेगा जो यूज करना रहेगा, ठीक है। तो 82 का क्या देखोगे आप लोग 2, 82 का 2 देखोगे तो कितना आ गया हमारा 9149, तो 0.9149 82 का 2। देन 82 का 1 देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 0.9143। ओके, इसका तो याद रहना चाहिए 2.4742 माइनस 0.58 का 8, 58 का 8 जब हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7694 इंटू 10⁻⁻1। तो अब यहां पे हो जाएगा एंटी लॉग, वैल्यू पहले ऐड कर लेते हैं। वैल्यू ऐड करते वक्त ना जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे 1 2 3 ऐसे ही ऐड करना है, नहीं तो आपने शॉर्टकट मारने की कोशिश की। बहुत सारे बच्चे क्या हो जाता है देखता हूं ना, सोचते हैं फटाक से आंसर आ जाए, भाई ऐसा नहीं होता है। न्यूमेरिकल अगर करना शांति से करना पड़े, ठीक है, शांति से करोगे आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। 9 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, यहां पे आ गया 1। देन 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, यहां पे आ गया 1। 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, 10 प्लस 9 कितना हो गया 19, 19 प्लस 4 कितना हो गया 23। अब आगे जाएगा 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहां पे 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमें 7694। अब जब सब्सट्रैक्ट करोगे बच्चों तो यहां पे एक वैल्यू आएगा, दैट इज 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। अब यहां से जब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3। अब 9 से जब वहां पे यहां पे हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा ये 13, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, 9 माइनस 6 कितना हो गया हमारे पास 3, देन 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 और यहां पे क्या हो गया 3 इंटू 10⁻⁻1। अब 53 का 4, 53 का 4, 53 का अगर हम लोग 4 देखते हैं कितना आएगा हमारा 3420, कितना आएगा 3420, एकदम एक्यूरेसी आ गया हमारा। इंटू क्या हो गया 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1। अब जब डेसिमल शिफ्ट करोगे बच्चों तो यहां पे वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल। तो ऐसे ही स्टेप वाइज छोटा छोटा चीज पे ध्यान देना है बच्चों और आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे आंसर लिखा हुआ भी है मैंने, ये हमारा आंसर हो गया।
लॉग बुक में और एक्चुअल आंसर में कभी कभी 0.01 0.1 का डिफरेंस हो सकता है, बट डजंट मैटर, वो त्याचाने काही पण फरक नहीं पड़े बच्चों। तो ये चीज ध्यान में आपको रखना रहेगा। क्लियर है एवरीवन? तो ये आप ध्यान रखोगे, ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करोगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि भाई मास्क फुल ना आए। ठीक है, चलिए अब आगे जाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, बोला है डिराइव द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। यहां पे देखिए ना, मोलार मास वाला जितना भी रिलेशन है, ध्यान में रखो, मोलार मास वाला जितना भी रिलेशन, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, भाई करके ही जाओ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, करके ही जाओ, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो यहां पे क्या हो जाता है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या होता है हमारा, पाई इज इक्वल टू CRT। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, N2 अपॉन VRT, बट नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारा, मास अपॉन मोलार मास। बहुत ही इजी वे से, ये फॉर्मूले पे बस ध्यान दो, काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू VRT। क्या हो जाएगा हमारा, पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू VRT। और इसी को अगर आप मोलार मास के टर्म में लिखते हो बच्चों, तो ये M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, W2RT अपॉन पाई V। तो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन विच यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन विच यू आर गोइंग टू गेट। तो टेंशन का ऐसी गरज नहीं है। ठीक है, चलो अब बच्चों जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CH3Br इज गिवन। ये हमें दिया हुआ है क्या, KH की वैल्यू दी हुई है। बोला है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, कितना अच्छा बोला है। देखो पिछली बार कॉन्संट्रेशन वर्ड यूज किया था, यहां पे सीधा यूज क्या कर लिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ CH3Br इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज 0.164 बार। यहां पे हमें S की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, S की वैल्यू पूछा है, और यहां पे P की वैल्यू दिया हुआ है, KH की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अब फटाक से जब भी न्यूमेरिकल दिया हो तो आप क्या लिख लोगे, गिवन में क्या लिख लोगे, KH कितना दिया है 0.159, तो इसको आप लिख लीजिए 159 इंटू 10⁻⁻3। डेसिमल घटा लो यार, डेसिमल हटा लोगे बाहर का टेंशन ही नहीं रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 164, 0.164 दिया तो इसको भी लिख लो 164 इंटू 10⁻⁻3। अब यहां पे क्या बच्चों है, टू फाइंड क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी। तो जब हम लोग फॉर्मूला का बात करेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KHP। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन तो क्या है हमें पता, बाय हेनरीज लॉ, S इज इक्वल टू KHP। तो अब यहां पे KH की वैल्यू कितनी दी है, 159 इंटू 10⁻⁻3। प्रेशर की वैल्यू दिया हुआ है 164 इंटू 10⁻⁻3। तो अब ये क्या हो गया, एंटी लॉग ब्रैकेट में log टू द बेस 10 159 प्लस log टू द बेस 10 164 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, दोनों का मिला है ना, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब दोनों की लॉग वैल्यू लेनी है यहां पे और ऐड करके उसका एंटी लॉग ले लेना है और आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऐसे ही बच्चों क्यूट से स्टेप से आपका आंसर आ जाएगा। लॉग बुक कंपलसरी यूज करना, अगर आप मल्टीप्लीकेशन करके लाना चाहते हो तभी भी फर्क नहीं पड़ता, आप ला सकते हो बच्चों, लेकिन अगर लॉग बुक यूज करते हो तो आपका टाइम बचता है। ठीक है, तो अब देखिए 15 का 9 अगर देखते हो तो ये वैल्यू कितना आ जाता है हमारा 2 पॉइंट, पहले तो 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट हो गया। 15 का 9 क्या होता है 2014।
और यहां पे अगेन हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट, तो 16 का कितना हो गया 4, 16 का 4 आ गया हमारा 2148, 2148। तो अब यहां पे देखिए ये कितना हो गया हमारा 12, यहां पे आ गया 1, ये कितना हो जाएगा 6, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं तो 0 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहां पे आ गया 4 और ये हो गया 4। अब हम लोग देखेंगे 41 का 6 टू एंटी लॉग में। तो 41 का 6 और 2 अगर देखते हो तो 41 का 6 में आया 2606 और 2 में आ जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2607 इंटू डेसिमल के पहले जो नंबर रहेगा और 10 का पावर हो जाएगा इंटू 10⁻⁻⁶। तो अब इसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे, तो वी कैन राइट इट एज व्हाट 2.607 इंटू 10⁻⁻² या फिर 0.02607 मोल पर DM क्यूब। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों और बहुत ही स्मूथली इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही स्मूथली इसका आंसर आ गया। चलिए अब अगले पार्ट पे जाते हैं बच्चों। तो देखिए यहां पे क्या पूछा है, डिफाइन द फॉलोइंग, दो पूछा है। एक क्या होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। तो सोचिए ना वो वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, जो ऑस्मोसिस में छोटे छोटे डेफिनेशन है, ऑस्मोसिस, देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, गिन के 6 डेफिनेशन यार कर लेना। ठीक है, तो अब आइसोटोनिक क्या सॉल्यूशन होता है, इफ बोथ द सॉल्यूशन, इफ both the solution across semi-permeable membrane, across semi-permeable membrane have same concentration, have same concentration, across the same membrane have same concentration, they are termed as isotonic solution. Example, 0.1 molar glucose is isotonic with 0.1 molar urea solution, आइसोटोनिक विद 0.1 मोलार यूरिया सॉल्यूशन। अब क्या होता है ऑस्मोसिस, तो ये तो आपको पता है बच्चों कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक में कॉन्सेंट्रेशन कम है एक में ज्यादा, तो सॉल्वेंट कहां से फ्लो करता है, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा हमारा, द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ solvent from a solution of lower concentration to the solution of higher concentration, is called ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, अब अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो मैं बहुत सारा इसमें कुछ भी बगड़ बात नहीं कर रहा हूं बच्चों। वी आर डूइंग कट टू कट चीजें। हमारा मेन टारगेट क्या है कि भाई PYQ सॉल्व करना है। मुझे यहां पे डायलॉग बाजी करके टाइम वेस्ट आपका नहीं करना है, इसलिए मैं वेस्ट भी नहीं कर रहा हूं। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन आया, पढ़ा, सॉल्व किया, करना चालू कर रहे हैं। हमको काम से काम करना है बच्चों, ढेर सारा बातचीत करके मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब जाते हैं आगे। आ गया ना आपका वापस से ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो पिछला वाला हमने किया था क्वेश्चन वही सेम आप रिफर कर सकते हो। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने किया था ना, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कुठे गेला होता रे बाबा, इथेच ना पे गेला, मार्च 2022 में पूछा है।
मार्च 2022 में, तो यहां पे मैं लिख देता हूं मार्च 2020 में। अब बोलोगे सर मार्च में कैसे एग्जाम, यावेळी तर एग्जाम फेब्रुवारीला आहे। अरे मित्रांनो, त्यावेळी काय होता, करोना होता ना, म्हणून मार्च मध्ये गेला होता। आता फेब्रुवारी झाले, काय माहिती पुढच्या वर्षी जनवरी मध्ये पण येऊ शकते एग्जाम, ठीक है, तो वहां से रिफर कर लेना। अब बच्चों आ जाते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का अगर बात करते हो, कांस्टेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, के बी। तो जैसे हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्या आ जाता है हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वैसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ जाएगा आपका इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब देखो, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय क्या होता है हमारा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। तो देयर फोर के बी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन एम। तो व्हेन एम इज इक्वल टू 1 मोल पर डीएम क्यूब, सॉरी मोल पर केजी, या फिर अगर इसमें कंफ्यूजन होता रहेगा ना बच्चों, तो सबसे बेस्ट होता है लिख लो 1 मोलाल, क्योंकि ये क्या है, मोलैलिटी। तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी। तो इसके हिसाब से हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं, द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट will be the elevation in boiling point, elevation in boiling point will be the elevation in boiling point when all the concentration, या एलिवेशन की जगह ये लिखने से अच्छा है वही मेरा सिंपल सा वर्डिंग यूज कर लो बच्चों, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा व्हेन 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इन 1 kg से लिखना अच्छा है। द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलाल सोल्यूशन। सिंपल सोबर सा लिख के काम खत्म करो, फॉर 1 मोलाल सोल्यूशन, ये चीज ध्यान में अपने को रखना रहेगा। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या रहेगा, विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलाल सोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब आगे जाते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया है 5% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ द केन शुगर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, सॉरी 5% aqueous solution of cane sugar has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose solution. 5% glucose solution. तो अब देखो इसमें ना एक ही पेज पे करने के लिए हम लोग ना इसको थोड़ा ऐसा दो पार्ट यहां पे लिख लेते हैं, अच्छा पड़ेगा। मजा नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ जगह नहीं रहा तो अगले पेज पे जाएंगे। और क्या, अगला पेज, चलो कोई नहीं, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, टेंशन नहीं है। ओके, तो अब देखो बच्चों, पहले तो हमारा जो गिवन डेटा है ना उसको दो पार्ट में लिख लेना है। गिवन जो डेटा है पहला आ जाएगा हमारा यहां पे केन शुगर, ठीक है, केन शुगर आ जाएगा, और दूसरा वाला जो डेटा रहेगा वो क्या रहेगा हमारा ग्लूकोज। अब यहां पे 5% सोल्यूशन बोला है, 5% सोल्यूशन मतलब क्या हो गया, W2 कितना हो गया 5 ग्राम। परसेंटेज का मतलब पता है ना, 20% मतलब 20 in 100, 30% मतलब 30 in 100 मतलब 5% अगर बोला तो 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 5% बोला तो क्या रहेगा हमारा 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो
तो अगर मैं सोल्यूशन में से सॉल्यूट 5 ग्राम निकाल दूंगा तो मेरा सॉल्यूट कितना बचेगा भाई, सॉरी मेरा सॉल्वेंट कितना बचेगा भाई, 95 ग्राम। तो ऐसे ही यहां पे W2 कितना हो गया 5 ग्राम, WS कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो इसके हिसाब से मेरा W1 कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 दैट इज 95 ग्राम, जिसको मैंने बोला हमेशा किलोग्राम में रखोगे तो हो जाएगा 95 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, अब इसका बोला है फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है TF इक्वल टू 271 केल्विन। तो आपको पता ही है कि T0F कितना होता है 273.15 केल्विन। तो मेरा T0F से निकल जाएगा मेरा डेल्टा TF, तो ये हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 273.15 माइनस 271 दैट इज 2.15 केल्विन। ये चीज हमें ध्यान में यहां पे रखना है। ठीक है, ये रखना बहुत जरूरी है। ओके, अब इसके आगे अगर आप जाते हो तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg। इसी को अगर मैं KF के टर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा W2 अपॉन डेल्टा TF। KF के टर्म में जब मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 इन kg अपॉन W2। तो अब जब वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2.15 इंटू इसका हो गया 342 इंटू 95 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये जो रहेगा हमारा KF का वैल्यू रहेगा, यहां पे ये क्या रहेगा हमारा KF का वैल्यू रहेगा। तो इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। देखिए बच्चों, मोस्टली क्या होता है ना कि अगर हमारे पास दो डेटा दिया हुआ है तो फर्स्ट डेटा से हम लोग KF निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन यहां पे नोटिस करने वाली बात क्या है मालूम है कि ये दोनों का परसेंटेज सेम है, परसेंटेज सेम है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो इसलिए हम लोग इसको KF के टर्म में रिलेट करेंगे। जब हम लोग KF के टर्म में रिलेट करेंगे तो बहुत सारा वैल्यू क्या हो जाता है, कट जाता है, बहुत सारा वैल्यू कट जाएगा। तो इसलिए सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में लिखना रहेगा। अब इसी तरह अगर आप ग्लूकोज का डेटा लिखते हो तो यहां पे भी क्या बोला है 5% सोल्यूशन। 5% सोल्यूशन अगर बोला तो W2 इसको थोड़ा सा डैश दे देते हैं ताकि डिस्टिंग्विश हो जाए। तो W2 डैश कितना हो गया हमारा 5 ग्राम। अब ऐसे ही इनका जब आप लोगे W1 डैश, ये तो सेम ही रहेगा, कितना रहेगा हमारा 95 ग्राम, दैट इज 95 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसका मोलार मास अगर डैश ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 180 ग्राम पर मोल। और इसका डेल्टा TF, यहां पे क्या पूछा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना, तो TF पूछा है, तो इसको आप TF डैश लेके ऐसे ही छोड़ दो। तो अब इसके लिए भी जो हम लोग एक्सप्रेशन KF के टर्म में लिखेंगे तो KF तो हमारा सेम ही रहेगा, वहां पे डैश मत लो, क्योंकि KF क्या है आपका कांस्टेंट है। तो सॉल्वेंट तो सेम है ना मेरा, सॉल्वेंट जब सेम है तो मेरा KF भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब सब चीज एक्सप्रेशन फॉर्म में पहले लिख लो यहां पे। ये क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा TF डैश इंटू M2 इंटू W1 इन kg अपॉन W2। तो अब डेल्टा TF डैश अगर वैल्यू आ जाएगा तो इससे मुझे TF की वैल्यू आने वाली है, इसको एज इट इज में रख दूंगा। इंटू M2, भाई ग्लूकोज का कितना होता है 180, ये तो दिया हुआ है 95 इंटू 10⁻³ अपॉन मोलार मास जो दिया, मास कितना दिया है हमारा 5 दिया। तो इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे भी बच्चों KF के टर्म में लिखा है, यहां पे भी KF के टर्म में लिखा है, तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। तो अब देखो फ्रॉम 1 and 2, तो मैं इस साइड में ना ग्लूकोज वाला डेटा लिख लेता हूं और इस साइड में सुक्रोज वाला डेटा लिख लेता हूं। ये क्या हो जाएगा मेरा डेल्टा TF डैश इंटू इसका मोलार मास कितना दिया हुआ है 180 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, यहां पे डेल्टा TF की वैल्यू हमें पता है
डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितना दिया है 2.15 है ना, 271 दिया तो उसमें माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 2.15 इंटू 342 इंटू 95 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ना बच्चों, इक्वेट करने से क्या फायदा हो गया, हमारा ये वाला डेटा सेम है, ये क्या हो गया हमारा कट गया। तो अब डेल्टा टी एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो गया 2.15 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 180। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंटी लॉग ऑफ log to the base 10 2.15 plus log to the base 10 342 minus log to the base 10 180। ठीक है, तो अब एंटी लॉग ऑफ इधर से इसका लॉग की वैल्यू लिख लो पहले 2.15 मतलब 21 का 5, 21 का 5। अब 21 का अगर मैं 5 लेता हूं तो आता है 3324, कितना आता है 3324 प्लस 2.34 का 2, 34 का 2 तो आ जाएगा हमारा 5340 माइनस यहां पे हो जाएगा 2.18 का 0 2553। ठीक है, अब इनको हम लोग क्या करेंगे यहां पे ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ऐड जब करोगे तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे अपन भाई, 4 और 0 कितना हो गया 4, देन 2 और 4 कितना हो गया हमारा 6, देन 3 और 3 कितना हो गया 6, देन 5 और 3 कितना हो गया 8.2। अब यहां पे हो जाएगा हमारा 2.2553। अब जब सब्सट्रैक्ट करोगे ना, जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0 पॉइंट। तो अब क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा टी एफ डैश का वैल्यू, डेल्टा टी एफ डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.611। अब 61 का 11 देखते हैं अपन, 0.61 का 11 देखते हैं, तो 61 का 11 आ जाएगा हमारा 4084, 4.084। एक इसका आ गया हमारा डेल्टा टी एफ डैश का वैल्यू है। लेकिन बच्चों यहां पे क्वेश्चन में उन्होंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है, पूछा है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, म्हणजे काय विचारलंय आपल्याला टी एफ डैश, क्या पूछा है टी एफ डैश। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है मेरा T0F माइनस टी एफ डैश इज इक्वल टू 4.084। तो मेरा टी एफ डैश जो रहेगा ये क्या हो जाएगा टी एफ माइनस 4.084 मतलब 273.15, 4.0840। यहां पे चलिए 0 ले लीजिए। अब दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो ये हो जाएगा 10 माइनस 4, यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 10, 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, यहां पे आ जाएगा 14, 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, यहां पे आ जाएगा 10, 10 माइनस 0 या 0 माइनस 0 कितना हो गया हमारा 0। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया हमारा 13 माइनस 4 कितना हो गया 9 और ये क्या बचेगा हमारे पास 6 और ये हो गया 2। तो टी डैश एफ की वैल्यू कितनी आ गई 269.066 केल्विन। तो दिस इज द फाइनल आंसर विच यू विल गेट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में यहां पे रखना है बच्चों। तो देखिए आपका एक्सपेक्टेड आंसर भी इतना ही था और इतना आ भी गया। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे देखिए दोनों न्यूमेरिकली पूछा है, कितना अच्छा किया ना, दोनों न्यूमेरिकली पूछा है। यहां पे क्या बोला है द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज, इसको मैंने आपका जो टॉपिक लिया था ना वन शॉट वीडियो उसमें भी इसको सॉल्व किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया क्वेश्चन। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज दिस मच, अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट
in 150 gram of ethyl acetate boils at this much, calculate the molar mass of solute. चलिए शुरू करते हैं इसको, पहले गिवन लिख लेते हैं, एक सेकेंड थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके तो बच्चों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट, मतलब T0B दिया हुआ है कितना, 77.06 डिग्री सेल्सियस। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, यहां पे W2 दिया हुआ है 50 ग्राम, W1 दिया हुआ है 150 ग्राम। भाई जब सॉल्वेंट होना तो इसको तो पहले सेफर साइड किलोग्राम में कर लो, क्योंकि बाई चांस अगर कन्वर्ट करना भूल गए ना म्हणजे आपली काय तुम्हाला कळलं असेल, ठीक है। TB इक्वल टू कितना हो गया, 84.27 डिग्री सेल्सियस, और KB का वैल्यू दिया हुआ है 2.777 kg मोल इनवर्स, और M2 का वैल्यू पूछा है। तो जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो पहले तो निकालो भाई डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या होता है, TB माइनस T0B। ये दिया हुआ है 84.27 माइनस 77.06, तो ये हो जाएगा हमारा 7.21 डिग्री सेल्सियस। सिंस इट इज अ डिफरेंस तो अपन इसको भी केल्विन में लिख सकते हैं बच्चों। देखो वैल्यूज, अब बोलोगे हैं डिफरेंस जैसा कैसे हो गया, देखो ना भाई, अगर आपने 20 डिग्री सेल्सियस में से 10 डिग्री सेल्सियस माइनस किया तो कितना आंसर आता है, 10 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन वहीं पे अगर इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर देते हो, मतलब 293.15 माइनस 283.15, अभी भी आंसर क्या आया, 10 ही आया, लेकिन यूनिट चेंज हो गया ना। इसलिए जब डिफरेंस होगा बच्चों तो वैल्यू हमारी सेम रहेगी, बस यूनिट चेंज हो जाएगी। कळलं ना मित्रांनो? हा, तेवढं लक्षात ठेवा, छोटी छोटी गोष्ट आहे, ते आपण लक्षात ठेवलं ना म्हणजे कोणी पण तुम्हाला स्टॉप नहीं करू शकत मार्क्स द्यायला। ठीक है, चलो बच्चों अब आगे जाते हैं। तो अब मेरा एक्सप्रेशन जो होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इन kg। तो जब हम लोग का M2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, KB इंटू W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू W1 इन kg। तो KB के वैल्यू कितना दिया है उन्होंने, 2.77, ठीक है। W2 की वैल्यू कितना दिया है, मास ऑफ सोल्यूट दिया उन्होंने 50, डिवाइडेड बाय डेल्टा TB के वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7.21 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻3। तो अब बच्चों यहां पे देखो, इसको जब कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, 10⁻3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2770 अपॉन 3 2 6 3 7 21। तो अब हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, ये हो जाएगा एंटी लॉग ब्रैकेट में log टू द बेस 10 2770 माइनस log टू द बेस 10 21.63। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये दोनों के लॉग का डिफरेंस लेके एंटी लॉग ले लोगे। तो अब 27 का जब मैं 7 देखता हूं लॉग में, ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट दिया है 3.27 का 7, 27 का 7 क्या है 4425, यहां पे हो जाएगा 1.21 का 6 और 3, 6 और 3, ये हो जाएगा 3351। तो जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे बच्चों, जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहां पे वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 4, देन 12 माइनस 5 कितना हो गया हमारे पास 7, यहां पे क्या बचा 3, तो 3 में से 3 कितना हो गया 0, यहां पे क्या आया 1 और यहां पे बचेगा 2। अब 10 का 74 देखते हैं एंटी लॉग में, 10 का 74 जब देखोगे तो आ जाएगा 1279 प्लस 1
280 इंटू 10⁻², तो ये हो गया हमारा 128 ग्राम पर। ठीक है, इस हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों और आंसर। ठीक है, तो कोणताही ही शॉर्टकट न वापरता मी डिटेल मध्ये सोल्युशन देतो आहे मित्रांनो. तो तुम्ही लक्षात ठेवा की याच्या तुम्ही काय काय स्मॉल स्मॉल गोष्ट आहे ते लक्षात ठेवायचं आहे, काय काय स्टेप्स आहेत ते तुम्हाला फॉलो करायचं आहे आणि तुम्ही गुड मार्क्स स्कोर कर. ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं बच्चों. अब आगे आ जाता है एसआई यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, छोटा सा. ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब क्या पूछा है, किसका यूनिट पूछा है, केएफ का. तो अब इसको जब आप लिखोगे बच्चों तो पहला तो आंसर में हेडिंग डाल देना. क्या रहेगा हमारा, एसआई यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, that is A. ये क्या हो जाएगा, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन बाय, क्या होता है हमारा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम. डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम. तो मेरा के एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम. डेल्टा टी एफ अपॉन एम. अब केल्विन में इसकी यूनिट होती है मोलैलिटी, क्या होता है हमारा, मोल पर केजी. तो अब ये जब ऊपर जाएगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, के केजी, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स. तो देयरफॉर यूनिट ऑफ के केजी पर मोल. ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में आ गया है ना बच्चों. चलो अब आगे जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन. प्योर बेंजीन तो ये क्या हो गया मेरा, सॉल्वेंट हो गया, और इसका वेपर प्रेशर बोला है तो ये क्या हो गया मेरा, P10. एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ये दिया है मुझे क्या, PS दिया है, और मुझे पूछा क्या है, X2. अब बच्चों कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का पूरा एक्सप्रेशन याद है. डेल्टा P अपॉन P इनिशियल इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन M1. W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1. ये हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि लोग मोल फ्रैक्शन वाला रिलेशन भूल जाते हैं. तो उसी को यूज करना है बच्चों, जो हमारा एक्सप्रेशन था ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन व्हेन द सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल. तो वही एक्सप्रेशन यूज करना है बच्चों और काम हो जाएगा. ठीक है, तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन. तो यहां पे गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं. गिवन में इनिशियल दिया हुआ है 640 mmHg. P का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 600 mmHg, और X2 का वैल्यू पूछा. ठीक है, तो अब अगर मैं फॉर्मूला का बात करूंगा तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा मेरा, P इनिशियल माइनस P अपॉन P इनिशियल इज इक्वल टू X2. तो जब मैं सोल्यूशन का बात करूंगा ये क्या हो जाएगा, P इनिशियल माइनस P अपॉन P इनिशियल इज इक्वल टू X2. ये हो जाएगा 640 माइनस 600 अपॉन 640 इज इक्वल टू X2. 640 माइनस 600 अपॉन 640 इक्वल टू X2. तो अब X2 इक्वल टू क्या हो गया, 40 अपॉन 640. 40 अपॉन 640. ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहां पे A 0 0 कट जाएगा, यहां पे 2 से कट किया तो क्या हो गया 32, फिर 2 से कट किया तो क्या हो गया 16. तो X2 इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 16. बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है. अब इसको दो वे से कर सकते हो, या तो आप इसका रेसिप्रोकल वे से कर सकते हो, या फिर इसी चीज को आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो. देखिए ना बच्चों,
अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो आई कैन राइट इट एज व्हाट 1/4 इंटू 1/4। अब 1/4 क्या होता है 0.25 इंटू 0.25, तो ये क्या हो जाएगा सीधा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 है ना 625, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 625 और डेसिमल जो रहेगा यहां पे लग जाएगा, तो मेरा x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 625। ठीक है 625, एक सेकेंड 0.625 बराबर है। ठीक है हाँ 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 0. एक और डेसिमल लगेगा ना 625 होता है तो हमारा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, तो हमारे पास 4 डिजिट है ना, तो इसलिए हो जाएगा 0.0625, या फिर इसको और इजी कर लेता हूं चलो आप लोग के लिए। अब आप ना एक को आप ऐसे ही रहने दो, इसको कन्वर्ट कर लो 0.25 में, ये हो जाएगा मेरा 1/4 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको 2 से कट कर लो, 2-3 वे हैं, अब इसको 2 से कट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12.5, फिर से कट से कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 6.25 और 6.25 को 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 0.0625। तो किसी भी वे से जाओ आंसर अपने को क्या मिलेगा सेम। ठीक है बट डेसिमल का ध्यान देना बच्चों, सिली छोटा मिस्टेक हो गया तो मार्क्स जाएगा, ये थोड़ी देर पहले होते होते बच गया। ठीक है यस बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे एकदम सीरियसली मोड में एकदम पढ़ाई करना है बच्चों। ठीक है अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए बोला है व्हाट इज ऑस्मोसिस, अगेन डिफाइन ऑस्मोसिस। एक क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है, कहां आया है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से ही तो आज हमने लगता है स्टार्ट किया था है ना, ऑस्मोसिस से ही हमने स्टार्ट किया था। कहां गए ऑस्मोसिस, मोलरिटी हो गया, देन ऑस्मोसिस आया था यार, हाँ यहाँ पे मार्च 2022 में एक क्वेश्चन पूछा है ऑस्मोसिस वाला। ठीक है तो यहां पे मैं लिख देता हूं मार्च 2022। ठीक है हाउ विल यू डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए तीसरी बार आ रहा है, एक क्वेश्चन में कितनी बार आ रहा है हमारा, तीसरी बार आ रहा है। तीसरी बार कब कब आया है, देखिए पहला तो हमारा कहां पे आया है, स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन किया था, दैट इज मार्च 2020 में, 2020 में, और उसके बाद वापस से सेम क्वेश्चन हमारा मार्च 2023 में आया है, और फिर देखिए आपका यहाँ पे ओह सेम हमने क्वेश्चन लगता है रिपीट कर दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं बच्चे। ओके चलो आगे जाते हैं, ये हमारा मार्च 2020 और 2023 दोनों में आया हुआ है। चलो अब आगे जाते हैं यहां पे देखो क्वेश्चन बोला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज, इथाइल एसीटेट इज, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ी देर पहले आई गेस आया था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज, ये वाला देखिए आया जुलाई 2022 में आया सेम क्वेश्चन, जुलाई 2022 में हमारा आया है सेम क्वेश्चन। तो इधर पे हम लोग क्या लिख लेते हैं जुलाई 2022। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बच्चों, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया तो सेम सोल्यूशन आप वहां से आप यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन भी हमें पहले आ चुका है। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहां गए, तो टॉनिक इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का डेफिनेशन पूछा था यहां पे, देखिए सेम ही जुलाई 2022 में पूछा है क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2022 में। सोचिए जुलाई का पेपर बड़ा फेवरेट था लगता है, तो जुलाई 2022 में ये पूछा हुआ है। ठीक है
हाँ, अब बात आती है रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। सोचिए, एक ही क्वेश्चन कितने बार बच्चों रिपीट हो रहा है, इसलिए तो बोलते हैं ना पीवाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने पीवाई क्यूज किया तो बहुत काम हो जाए। सोचिए ना, जुलाई 2022 का जो पेपर था सेम हमारा जुलाई 2023 में छाप दिया। क्या पता ऐसा हो कि मार्च, अभी जो फरवरी 2024 का जो पेपर था उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन सेम आ गए अगर आपके 2025 में, तब तो काम बन गया ना। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहां पे रिलेशन बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, तो द हेडिंग पहले यहां पे डाल देना है, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, द रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन बाय, क्या हो जाता है हमारा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, बट मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू N2 अपॉन W1 इन केजी, W1 इन केजी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे बट मेरा N2 क्या होता है, W2 अपॉन M2, so therefore delta TF is equals to KF into W2 upon M2 into W1 in kg। तो अब अगर इसी को एक्सप्रेशन को M2 के टर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका KF into W2 अपॉन डेल्टा TF into W1 in kg। ये हो जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। बहुत ही ब्यूटीफुल वे से ऐसा अच्छा सा लिख देना है और मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे जाते हैं। यहां पे देखिए अगेन एक क्वेश्चन मार्च 2024 में देखिए पूछा है, हेनरीज कांस्टेंट फॉर CH3Br is 0.159 मोल पर डीएम क्यूब बार एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द solubility in water at 25 डिग्री सेल्सियस इफ पार्शियल प्रेशर इज। अब ध्यान दो बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका सेम थोड़ी देर पहले आया था, सेम थोड़ी देर पहले आया था, आया था, आया था, कहां पे आया था, आया था CH3Br वाला, यहां पे देखिए मार्च 2022 में सेम क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन देखिए मार्च 2022 में सेम क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन मार्च 2022 में आया है और यहां पे मार्च 2024 में भी हमारा सेम क्वेश्चन आया है। तो ये किसे कर लोगे आप लोग, मार्च 2022 से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डेफिनेशन में पहले हमारा आ चुका है, एंड हाउ यू विल डिटरमाइन। तो चलो इसको मैं लिख ही देता हूं, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम लोग ऑस्मोटिक वैसे देख लेते पहले कभी आया था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला हमने बहुत स्टार्टिंग में किया था। मार्च 2022 में आया हुआ है, अभी आया है मार्च 2020 में आया, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन
ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन कुठे गेला? इथेच तर होता. अब कई लोग सोच रहे होंगे सर जितना आप टाइम ले रहे इतने में तो आप निकाल के दे देते थे, है ना. देखिए मार्च 2022 में सेम क्वेश्चन आया बच्चों. यहाँ पे अपन स्पेसिफाई कर देते हैं मार्च 2022. ठीक है. ये कभी पूछा है आपका मार्च 2022 सेम क्वेश्चन. ठीक है. और अगर रिलेशन निकालना है तो यहां पे फटाफट कर देते हैं. और है कि नहीं. द रिलेशन बिटवीन osmotic pressure and molar mass of solute. कौन सा सोल्यूट? ऑफ नॉन वोलेटाइल्स. यार सोल्यूट चलो लिखा है तो टेंशन ही नहीं है. तो अब देखो बच्चों, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन is given by पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT. ये क्या हो जाएगा हमारा? N2 अपॉन VRT. N2 अपॉन VRT. बट N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? W2 अपॉन M2 इंटू VRT. तो इसके हिसाब से जब M2 आप शिफ्ट करोगे यहां पे एक्सप्रेशन जब लिखोगे वापस से, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा? पाई इज इक्वल टू W2. हाँ ज्यादा जज्बाती हो गए क्या? बट नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? W2 अपॉन M2. तो अब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2 इंटू VRT. और मोलार मास के टर्म में एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा हमारा M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V. ठीक है बच्चों. तो इसी के साथ आज का डिस्कशन हमारा समाप्त हुआ बच्चों. दॅट इज सोल्युशन. म्हणजे हे जेवढं क्वेश्चन मी तुम्हाला करून दिलं आहे ना, हे तुम्ही करून गेलं तर 6 आउट ऑफ 6 फिक्स है. ठीक है. ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें बच्चों. सब टॉपिक के मैं PYQ सीरीज लेकर आ गया हूं. सब सॉल्व करके हम लोग जाएंगे छोटे छोटे नन्हे पार्ट में. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय, टेक केअर. आणि प्रिपरेशन वर लक्ष द्या, कारण तेच तुम्हाला चांगला मार्क्स देऊ शकतो. भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला.